जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक अगर नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। डेली आपको सुबह 8 बजे लाइव सेशन चलता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम कुछ प्रश्न हैं जो कि वर्ण से लिए हैं, कुछ प्रश्न है शब्द से लिए हैं और कुछ प्रश्न है जो कि समास से लिए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तवर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो त से लेकर न तक ये पाँचों तवर्ग के अंतर्गत आता है। तो तवर्ग को जब हम उच्चारण करेंगे तो किससे करेंगे? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, क्योंकि त शब्द का उच्चारण करेंगे तो लिप्स जो जीभ है जो कि दांत के पास आकर टच करे, इसलिए इसको दंत से इसका उच्चारण स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तवर्ग का जान गए, अब पवर्ग का बताना है। तो पवर्ग का क्या होता है उच्चारण स्थान? तो ओष्ठ होता है। जब प को उच्चारण करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला लिप्स एक दूसरे से टच करेगी, तो इसका उच्चारण स्थान लिप्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चवर्ग को बताना है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। च से लेकर यहाँ तक जो चवर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तालु होता है, कोष्ठ होता है, कंठ होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चवर्ग का उच्चारण करेंगे तो ये तालु से होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कवर्ग का कंठ, ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बेहद ही सिंपल प्रश्न है। कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कि वर्णों का समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों का समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि छ, त्र और ज्ञ। आपको बताना है कि ये तीनों कौन से व्यंजन के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छ, त्र और ज्ञ तीनों का तीनों है जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से हम कुछ प्रश्न है जो कि शब्द से लिए हैं। जैसे यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक को बताना है कि पुस्तक कौन सा शब्द है। देखिए, शब्द 4 प्रकार का होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं चारों का। देखिए, तत्सम जिस शब्द का प्रयोग संस्कृत में हूबहू किया जाता है उसको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव बोलते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पर पुस्तक है, तो पुस्तक संस्कृत में भी पुस्तक ही लिखेंगे, लेकिन इसी का पुस्तक को हिंदी में अगर लिखना हो तो हम किताब लिखेंगे, इसलिए वो बिगड़े हुए रूप है इसका। और देशज, जिस शब्द का उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है उस शब्द को देशज बोलते हैं, और जिसका उत्पत्ति विदेश में हुई है उसको विदेशज बोलते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये तत्सम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में भी इसका हूबहू प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, आग है। ये भी सिंपल प्रश्न है। आप जैसे कमेंट कीजिए, आप चारों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज परिभाषा दे दिए हैं। आपको बताइए कि आग किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए, आग है, इसको अगर हम संस्कृत में करें तो आग का अग्नि हो जाएगा। अग्नि है जो कि तत्सम है और आग है जो कि तद्भव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि पृथ्वी किस शब्द के अंतर्गत आता है। कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट है जो कि जुड़ सके। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो पृथ्वी है जो कि एक तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबुल कौन सा शब्द है आपको बताना है। देशज है कि तद्भव कि विदेशज है कि इनमें से कोई नहीं। तो टेबल है जो कि इस शब्द का उत्पत्ति विदेश से हुआ है, तो यह एक विदेशज शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक, इसको बताना है कि ये कौन सा शब्द है, यौगिक है कि रूढ़ है कि योगरूढ़ है। देखिए बनावट के आधार पर 3 प्रकार के ये होता है, जैसे रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो सबसे पहले बताते हैं रूढ़। रूढ़ वैसा शब्द जिसका विशेष अर्थ कोई नहीं होता है, वहीं का वहीं अर्थ होता है, जो शब्द है वहीं उसका अर्थ है। जैसे नाक, नाक कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल कर रहा है, नाक से नाकी का बोध होगा। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द को हम यौगिक बोलते हैं। योगरूढ़ शब्द रहता है लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता है, जो आगे चलकर हम देखेंगे। तो देखिए नाक है जो कि नाके से बोध होता है इस शब्द का से, तो यह एक रूढ़ शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि फूल कौन सा संज्ञा है। कुछ संज्ञा से प्रश्न है यहाँ पर कि फूल कौन सा संज्ञा है। तो देखिए समूहवाचक, समूह का जिससे बोध हो उसको समूहवाचक, पूरे जाति भर का बोध उसको जाति, जिसे एक व्यक्ति या स्थान या कोई जीव का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक बोलते हैं। और डी है यहाँ पर भाववाचक, जिससे भाव का बोध हो उसे भाववाचक बोलते हैं। तो यहाँ पर फूल से पूरा जाति का बोध हो रहा है। जैसे कि अगर कमल बोल दे तो संसार में जितना कमल है उस पूरा कमल का बोध हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जातिवाचक। यहाँ पर ईमानदारी है, ईमानदारी को बताना है कि ये कौन सा संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी है जिससे यह एक भाववाचक है, भाव व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाववाचक। चलिए यहाँ पर 13वां प्रश्न है जो कि लंबोदर। लंबोदर कौन सा शब्द है आपको बताना है, रूढ़ है कि यौगिक है कि योगरूढ़ है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लंबोदर को बताना है कि ये कौन सा शब्द है। देखिए लंबोदर से एक विशेष अर्थ का बोध होगा। देखिए इसको जब हम विग्रह करेंगे, समास में भी देख सकते हैं इस शब्द को, विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान को ही लंबोदर बोलते हैं। जिसका पेट बहुत बड़ा हो उससे लंबोदर, यानी गणेश। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक योगरूढ़ है जिससे विशेष अर्थ निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना, सोना कौन सा संज्ञा है। तो यह एक द्रव्यवाचक है। इसे द्रव्य जिसे मापा और तौला जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो द्रव्यवाचक। तो सोना का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मैं कौन सा पुरुष है, यानी यहाँ पर बताना है कि जो मैं है, मैं ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। तो मैं, हम, ये सब, हमारा, ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत यानी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष के कि आप, तुम्हारा, तुम, ये सब है जो कि मध्यम पुरुष है। अन्य में हो गया कि यह, वह, ये सब है कि अन्य पुरुष है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न है जो कि सर्वनाम से प्रश्न है। आपको बताना है कि आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो आप से है जो कि एक निजी बोध हो रहा है, निज मतलब एक अपने आप का बोध रहा है। तो यह एक निजवाचक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो पुष्प है जो कि एक संस्कृत वर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्याल, ख्याल कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ख्याल कौन सा शब्द है। तो देखिए ख्याल एक विदेशज शब्द है, ये इसका उत्पत्ति है जो कि विदेश से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर तेंदुआ कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो तेंदुआ है जो कि देशज शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर हम 20वां प्रश्न देखते हैं। गोल विशेषण है। जो गोल है 21 विशेषण के अंतर्गत आता है। सर्वनामिक विशेषण के परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो गोल है जो कि एक गुण दर्शाता है। जैसे अगर हम बोले कि पृथ्वी गोल है, तो जो यहाँ पर गोल है जो कि पृथ्वी के गुण दिखाता है कि पृथ्वी गोल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है आपके सामने कि कोई विशेषण है, यानी कोई किसके अंतर्गत आता है। परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो कोई क्या है आपको बताना है। तो कोई एक विशेषण है जो कि एक सर्वनामिक विशेषण है। कोई है जो कि एक सर्वनाम भी है, इसलिए इसको सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। यानी कुछ यहाँ से काल से प्रश्न लिए हैं। यानी 3 प्रकार का होता है काल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो तुम जा रहे हो, तो रहा है, रही है, ये सब रहे चाहे रहते हैं चाहे कर चुके हैं, जिसमें है लास्ट में है वो सभी वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा कि बहुत इजी इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो नाक है जो कि एक स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो समास है जो कि मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। मुख्यतः वो कौन कौन सा है देखिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, उसके बाद कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, और एक रहता है नैया समास। तो उसको अतिरिक्त है वो मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवयुवक कौन सा समास है। जो नवयुवक है आपको बताना है कि ये कौन सा समास है। कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है कि द्विगु है। तो सभी का पहचान हम बता देते हैं। देखिए कर्मधारय होता है कि जिसमें विशेषण विशेष से हो और तो उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। बहुव्रीहि की जिससे विशेष अर्थ निकलता हो उसे बहुव्रीहि। द्वंद्व समास जिसमें और से जुटा हो, समास विग्रह करे, जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता हो जाएगा। तो इसमें और है। द्विगु जिसका पहला जो वर्ड रहता है वो संख्यावाचक होता है, तो उसको द्विगु बोलते हैं। तो नवयुवक, तो यह एक कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। तो प्रतिदिन का जब समास विग्रह करेंगे तो प्रति है जो कि एक अव्यय है। तो प्रति एक अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि देशभक्ति कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि देशभक्ति। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा। देश का भक्त, यानी जो देश का भक्ति करता है उसको हम देशभक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर का है जो कि एक कारक है। कारक होने के कारण इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका समास विग्रह क्या होगा। नीला है कंठ जिसका। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो नीला है कंठ जिसका, उसको हम क्या बोलते हैं। शंकर भगवान बोलते हैं। शंकर भगवान का जो कंठ है जो कि नीला है, इससे विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। पाप पुण्य कौन सा समास है। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे पाप पुण्य का, तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में और जुटा हुआ है और रहने के कारण इसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोपहर कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। तो दोपहर, देखिए जिस शब्द के पहला वर्ड क्या होता है कि संख्या होता है, तो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 है जो कि एक संख्या है, इसलिए उसको द्विगु समास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कमेंट करके इस 30 प्रश्न का आप कितने का सही जवाब दिए। वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।